हेलो एंड वेलकम बैक डियर टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स। ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है द प्रिल्यूड, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट डिस्कस अबाउट द प्रिल्यूड। ओके, आप अपने नोट्स रेडी कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स और इजी फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। द प्रिल्यूड, जिसका सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका टाइम पीरियड है 1717 से 1850 तक। ठीक है, जिन्होंने अपनी जो ये सीरीज है प्रिल्यूड की, इन्होंने 14 बुक्स में इसको लिखा था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया एपिक है। 1798 में इसको शुरू किया गया था और इस पर माना जाता है कि 1839 तक लगातार वर्क किया गया और पॉस्ट्यूमसली इसको पब्लिश कराया गया था इन 1850, यानी कि 1850 में जब उनकी मृत्यु हो गई तब इस वर्क को पब्लिश कराया गया था। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रिल्यूड। इसका जो सबटाइटल है वो है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। 1850 में आई थी और ऐसा माना जाता है कि ब्लैंक वर्स में इसको एक्सटेंडेड किया गया था बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक लॉन्ग पोयम है जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1814 में। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट रिक्लूज माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये रिक्लूज का सेकेंड पार्ट है जो कि एक अनफिनिश्ड लार्जर वर्क था। ठीक है, तो an unfinished larger work that was meant to include the prelude, कि जिसको prelude में include किया गया था। He never named it himself, उन्होंने कभी अपने आप से इसको नाम नहीं दिया। वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम इन अ लेटर एज इसको रेफर किया था, एक पोयम में, एक लेटर के रूप में, द पोयम ऑन द ग्रोथ ऑफ माइंड ऑन माइंड। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ओके, सो इसको पब्लिश करवाया गया था उनकी वाइफ के द्वारा, मैरी वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और उन्होंने ही उसको एक टाइटल दिया था। ये कई महीनों तक अनपब्लिश्ड वर्क रहा था और इस वर्क को वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद पब्लिश कराया गया था। ओके, सो ये 14 बुक्स की एक सीरीज है जिसको वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी हचिंसन या मैरी वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश कराया था। सो लेट्स स्टार्ट बुक फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। ओके, सो चाइल्डहुड और स्कूल टाइम का उन्होंने जिक्र किया है बुक फर्स्ट में। ये शुरू होती है जब वो याद करते हैं अपनी चाइल्डहुड को, फ्रीडम को और डिस्ट्रक्शन को, जो सोसाइटी उनके ओल्डर एज में उनको इंट्रोड्यूस कराती है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने इसमें रिडिसिप्लिन को एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो बचपन में अनुशासनहीन थे। उनका जो माइंड था, थ्रू द इनवर्ट प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग हिज लाइफ, जो उनका माइंड था, उसकी जो आंतरिक प्रोसेस थी, इनवर्ट प्रोसेस थी, उसमें जीवन को खोजना। तो वो इसको बुक फर्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। वर्ड्सवर्थ की ये जो पोयम है ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से वर्ड्सवर्थ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और टाइटल ऑफ अ पोएट वहां पर पाते हैं। वर्ड्सवर्थ ने एग्जामिन किया है अपने चाइल्डहुड को और सेलिब्रेट किए हैं अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जिसमें उन्होंने खुद को एक्सप्रेस किया है। इसीलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल पोयम भी माना जाता है। मीन्स ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ की खुद की लाइफ से रिलेटेड है। ओके, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी मेमोरीज को यहाँ पर समराइज करते हुए नदर्न इंग्लैंड लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बुक फर्स्ट में दिया है, एक्सप्लेन किया है। और वो कहते हैं एज वेल एज द इमोशनल एसोसिएशन ही फॉर्म्ड बिटवीन इट एंड द प्रोग्रेशन ऑफ द फोर सीजन्स, यानी कि जो फोर सीजन्स होते हैं उनके बारे में उन्होंने इस बुक में दिया है। वो अपने आप को बताते हैं कि जो चाइल्डहुड होम है वो एक फ्लोरा की तरह से है, और यहाँ पर वो एक फिगरेटिव वर्ड भी देते हैं, सीड, जिसमें वो कॉन्स्ट्रेंड एंड एनरिच्ड बाय हिज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि उनके आसपास के डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बुक फर्स्ट में उन्होंने फिगरेटिव वर्ड सीड का जिक्र किया है जिसमें उनका जो आसपास का डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ द टर्म ऑफ बुक सेकेंड रिलेट करती है स्कूल टाइम से। ठीक है, जो उनका स्कूल टाइम वहां पर चला आ रहा है, कंटिन्यू। सेकेंड बुक में वो अपने चाइल्डहुड को कंटिन्यू करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं
कि किस तरह से एबिलिटी टू फुली परसीव ब्यूटी हैज बीन हार्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो किस तरह से जो सोसाइटी है, वो जो एबिलिटी है वो किस तरह से उनकी ब्यूटी को हार्म करती है, जो नेचर में ब्यूटी है। टू वर्ड द क्लॉज ऑफ बुक टू को के साथ साथ चलते चलते जब वर्ड्सवर्थ 17 ईयर्स ओल्ड के हो जाते हैं, तो जो उनकी चाइल्डहुड है वो एडोलसेंस में बदल जाती है, यानी कि जो उनका बचपन है वो पीछे छूट जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर एड्रेस करते हैं नेचुरल फीचर्स को जो लैंड के चारों ओर हैं, और अपनी फीलिंग जो फीलिंग प्रेजेंस बर्थ प्लेस एज लिविंग, जहाँ वो रह रहे हैं, जो उनका जन्म स्थान है, और अपनी प्रेजेंस फीलिंग को वहां पर एक्सप्लेन करते हैं। और जो स्पेशल फ्रेज द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, उन्होंने इमॉर्टिलिटी और में ये एक एपिग्राफ दिया है, उसे बुक सेकंड में भी डिस्कस करते हैं। और वो कहते हैं कि नेचर केवल अकेली ऐसी है जिसका हार्ट प्योर है, जो सिंपल है, जिसमें रस्टिक प्लेजर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है मैन के लिए कि जो मैन अपनी एम को प्राप्त करता है, एक्वायर करता है एम्बिशन को, और जो उसकी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि वो जो उसके मन की इच्छाएं हैं, जो उसमें ग्रीड है, जो लालच भरा हुआ है, वो सब वो अपना नेचर के थ्रू ही पूरा कर सकता है, नेचर के बिना नहीं कर सकता। तो यानी कि उन्होंने यहाँ पर नेचर को सर्वोपरि माना है। ओके, सो सेकंड सेक्शन, पोयम के सेकंड सेक्शन में वर्ड्सवर्थ अपनी मदर्स की डेथ को रिकॉल करते हैं, और यहाँ पर जो उनकी प्रोसेस है ग्रीविंग की, यानी कि जो दुख की प्रोसेस है वो चलती रहती है। ठीक है, तो वहां पर वो मानते हैं कि जो उनकी मम्मा की मौत है वो रिस्पॉन्सिबल है डीप फियर ऑफ बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम सोसाइटी। मीन्स जैसे ही उनकी माँ एक्सपायर हो जाती है तो वो सोसाइटी में एलिनेटेड फील करते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और एक बार जब वो मतलब डाइड हो गई, तो उन्होंने अपने आप को सॉलेस, यानी कि बिल्कुल अकेला यहाँ पर पाया इन नेचर, which became his maternal substitute, जो उनका maternal substitute बना। मीन्स उनकी माँ की मृत्यु के बाद नेचर ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसने उन्हें माँ का प्यार दिया, ग्रेटली डीपनिंग एंड एनरिचिंग हिज इनर लाइफ एज ही एक्सप्लोर्ड एंड बॉन्डेड टू इट्स मैनी मिस्ट्रीज। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने नेचर में हर वो चीज पाई जो इनर लाइफ से रिलेटेड होती है, और जो बॉन्ड वो चाहते थे वो सब कुछ उन्होंने नेचर से पाया। ही डिड सो अंटिल ही केम ऑफ एज एंड एनरोल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ठीक है, तो उन्होंने वो उस एज तक वहां रहे जब तक खेलने कूदने की उम्र होती है, और फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उन्होंने एनरोल किया। ओके, तो सेकंड सेक्शन के पोयम के सेकंड सेक्शन में उन्होंने अपनी मदर को रिकॉल किया। नाउ द टर्म ऑफ बुक थर्ड, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। ओके, सो थर्ड बुक इंट्रोड्यूस कराती है वर्ड्सवर्थ के कॉलेज के एक्सपीरियंस को, जिसमें वो फर्स्ट रियल एंट्री इनटू सोफिस्टिकेटेड कल्चर। मींस वहाँ के कॉलेज का वो वहाँ जिक्र करते हैं कि कॉलेज की जो वो एक्सपीरियंस है, अनफ्रूटफुल एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पर हेट और वो सहन करने वाली जो चीजें हैं, तो उसको यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने सोफिस्टिकेटेड कल्चर बताया, क्योंकि वहां पर जो कॉलेज लाइफ होती थी, जैसे आज की भी मानी जाती है रैगिंग वगैरह, तो ये सब वहां का देख के कि बैड थिंग्स को सीखना, तो उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन करते हुए वर्ड्सवर्थ ने इस कल्चर को सोफिस्टिकेटेड कल्चर बताया है। Wordsworth contrasts his unfruitful experience of formal education with his profound childhood education that took place in solitary nature. ठीक है, वर्ड्सवर्थ कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि ये अनफ्रूटफुल एक्सपीरियंस है फॉर्मल एजुकेशन का, ठीक है, जो उनको वो अपने बचपन की एजुकेशन से अलग पाते हैं, जो उनको नेचर से मिली थी। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि बुक थर्ड में पोयम के वर्ड्सवर्थ फोकस करते हैं अपने एक्सपीरियंस को कि कैम्ब्रिज में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एट फर्स्ट ही वाज लॉस्ट इन द नॉइजेस, पहले तो वो शोर में, और पिटफॉल्स ऑफ हिज अर्ली सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, यानी कि जहां पर सिर्फ खुद पर ही सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जो होती है उस पर ध्यान दिया जाता है, पहले तो वो वहां पर खो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें वही सब कुछ याद आने लगता है।
ओके, तो ये बुक थर्ड में उन्होंने डिस्कस किया है बुक फॉर समर वेकेशन। फोर्थ बुक मार्क करती है कि वो वापस से अपने उसी कंट्री साइड में लौट आते हैं, चाइल्डहुड में लौट आते हैं, एंड हिज रियलाइजेशन, उन्हें रियलाइज होता है कि दैट ही हैज बिकम मोर वेन, कि वो बिना मतलब वहां पर जाकर व्यर्थ हुए हैं, और इसका रिजल्ट है ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन कॉलेज, मीन्स जो उन्होंने कॉलेज में एक्सपीरियंस लिया है वो वेन है, व्यर्थ है। ठीक है, वहां पर वो अर्बन लाइफ से उन्हें प्यार हुआ, येट यूज्ड हिज समर वेकेशन टू रिटर्न टू द प्लेस ऑफ हिज यूथ, और उन्हें मौका मिला समर वेकेशन पर वापस अपने यूथ में लौटने का। ठीक है, बुक फॉर समर वेकेशन में तो अपनी ट्रिप के बाद जो वर्ड्सवर्थ है वो फ्रेंच आल्प्स में जाते हैं, फ्रेंच आल्प्स, और जहां वो कंक्लूडेड यानी कि निष्कर्ष निकालते हैं दैट द इमेजिनेशन एग्जिस्ट, कि जो हमारी इमेजिनेशन है यानी कि जो इनर फीलिंग्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, नरिश करती हैं, और इंडिपेंडेंटली नेचुरल वर्ड से हमें जोड़े रखती हैं। उन्होंने नेचुरल वर्ड को देखा एज वन ऑफ मैनी ग्रेट ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर क्रिएटिव वर्क, कि नेचर में भी बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जिसमें हम क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंस कब किया उन्होंने? आफ्टर बुक थर्ड, यानी कि जब बुक थर्ड में वो कैम्ब्रिज में उन्होंने एडमिशन लिया, और वहां की जो लाइफ थी, वहां की लाइफ से हटकर उन्होंने इस बात को बोला। ओके, बुक फिफ्थ में बुक्स, बुक्स इसका टाइटल था बुक फिफ्थ का। तो यहाँ पर पोएट डिस्पेयर्स ओवर ह्यूमन वैनिटीज, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, वैनिटीज हैं, वहां से निराश हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो पीपल है, आप पीपल आर प्री ऑक्यूपाइड विद गेनिंग ग्लोरी, मीन्स ग्लोरी पाने के लिए वो अपने आप को कैसे तैयार करते हैं और भूल जाते हैं नेचर को। ऑलवेज हैज मैंस बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड, जो कि इंसान को अपने माइंड में हमेशा अब उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, मीन्स अपने माइंड में नेचर को रखना चाहिए। ये उन्होंने बुक फिफ्थ में एक्सप्लेन किया है। बुक सिक्स, कैम्ब्रिज एंड द आल्प्स, एल्प्स में बुक सिक्स में पोएट वापस अपने कॉलेज आते हैं, विच इज नीदर गुड नॉर एज बैड एज इट हैड बीन प्रीवियसली, मीन्स ना तो वो ज्यादा अच्छा था और ना बुरा था जैसा कि पहले। एंड देन एक्सप्लेन हिज एडवेंचर्स हाइकिंग इन फ्रांस, और यहाँ पर वो अपने फ्रांस में हाइकिंग का जो एडवेंचर्स उन्होंने किया था उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम वर्ड्सवर्थ के एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था विच लास्टेड फ्रॉम 1789 टू 1799, ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था, तो यहाँ पर हम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान उनके क्या एक्सपीरियंस थे वो बुक सेवंथ में अब हम रीड करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट पर unknowingly crosses the much anticipated Alps, a movement that introduced Wordsworth's famous claim that humans are in constant state of hoping for an expected event of feeling। मीन्स एक पॉइंट पर जो बुक सिक्स है कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स, वो बताते हैं कि एल्प्स पर अननोइंगली क्रॉसेस, जो कि एक मूवमेंट परिचय कराता है वर्ड्सवर्थ के फेमस क्लेम का, जो उनको उनकी फीलिंग को नेचर से हटाकर ह्यूमन बीइंग से में जोड़ती है। ठीक है, तो वो कैम्ब्रिज और एल्प्स को एक दूसरे से जोड़ते हुए एक्सप्लेन करते हैं कि नेचर की फीलिंग क्या होती है और नेचर से हटकर फीलिंग्स कैसी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक सेवेंथ में जो राइटर हैं रेजिडेंस इन लंदन, वो कहते हैं जब वो लंदन लौट कर आ जाते हैं, इस बात का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ इज नॉट रिटर्निंग टू कॉलेज एंड इज डिटरमाइंड टू लिव इन लंदन। ठीक है, वर्ड्सवर्थ वापस नहीं लौटना चाहते थे कॉलेज में, क्योंकि वहां की जो हैसल भरी लाइफ थी वहां नहीं जाना चाहते थे। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करते हैं कि उनका जो लव है थिएटर का वो उससे जुड़ना चाहते थे, और एक्सप्लेन किया उन्होंने अपने फिक्शनल वर्क्स का स्टिमुलेट पीपल्स इमेजिनेशन दैन रियल सब्जेक्ट, जो लोगों की इमेजिनेशन थी उनको रियल सब्जेक्ट से जोड़ते हुए। तो बुक सेवंथ में उन्होंने क्या जिक्र किया है? रेजिडेंस इन लंदन, यानी कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहते थे और लंदन में ही रहकर वो जो लोगों की इमेजिनेशन है उनको एज अ रियल सब्जेक्ट वहां पर यूज करना चाहते थे। तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे इनसे रिलेटेड। ठीक है, किस बुक में किस चीज को प्रेफरेंस दिया है, यहाँ पर बहुत सारी फ्रेज भी डिस्कस की गई है। ठीक है, जो उन्होंने जिस बुक में जिस फ्रेज को लिखा है। ओके, बुक सेवन
बुक 8 रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, कि जो लव ऑफ नेचर है वो किस तरह से लव ऑफ मैन को बनाता है, यानी कि मैन के जो ह्यूमन बींग्स है उनके मन में जो लव है वो वाली फीलिंग कैसे होती है। एट्थ बुक में वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करते हैं कि रिटर्न टू द कंट्री एंड हिज बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड पीपल, वो वापस कंट्री लौट आते हैं और वो पीपल को समझने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं एज दे रियली आर रादर देन इन एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल सेंस, और वो वहां पाते हैं कि सच में जो उनके जो गुण है वो इस सेंस से, कंसेप्चुअल सेंस से अलग है। मतलब हर कोई चाहता है कि ये जो हैसल भरी लाइफ है इससे दूर जाना, लेकिन अपने एम को पाने के लिए उस लाइफ से दूर नहीं हो पाता है। तो ये जो इस बात का जिक्र है वर्ड्सवर्थ ने बुक 8 में किया है। After graduating from Cambridge, Wordsworth moved briefly to London, then to France. ठीक है, कैम्ब्रिज के बाद, कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट करने के बाद वर्ड्सवर्थ लंदन से फ्रांस चले जाते हैं। बुक 9 रेजिडेंस इन फ्रांस, फ्रांस में रहते हुए। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक 9 जब वर्ड्सवर्थ वापस फ्रांस जाते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। तो वहां पर जो रिवॉल्यूशनरीज थे, यानी कि जो क्रांतिकारी दल थे, उनके प्रति वर्ड्सवर्थ सिंपैथी रखते हैं, यानी कि अपनी जो सिंपैथी है, सहानुभूति प्रकट करते हैं। Despite the attempts of several royalist officers in Orleans to sway him, उन जो रॉयलिस्ट ऑफिसर थे जो वहां पर उन्हें, वो उनके अगेंस्ट होते हैं क्योंकि उनका व्यवहार उन रिवॉल्यूशनरीज के प्रति अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो वो उनसे, रिवॉल्यूशनरी जो होते हैं, क्रांतिकारी जो होते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं। वर्ड्सवर्थ इंस्पायर होते हैं एक ऑफिसर से जो उनके फ्रेंड भी बन जाते हैं, माइकल पेपिक। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा भी जा सकता है कि जो वर्ड्सवर्थ के जो ऑफिसर फ्रेंड थे, क्या नाम था उनका, माइकल बोपे, जो उन्हें सिखाते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की केयर वो कर सकते हैं, जो उन्हें सिखाते हैं कि जो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है उसको आप कैसे आगे ले जा सकते हो। और ये जो माइकल बोपे हैं, इनकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जब वो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स चल रहा था फ्रेंच में, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ जो है इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और फिर इसके बाद वो फ्रांस के फ्यूचर के लिए भी अपनी चिंता को जाहिर करते हैं कि जो ये फेथ का क्राइसिस है, ये जो विश्वास का क्राइसिस है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ नेशंस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन, कि इससे जो राष्ट्र की स्टेबिलिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी और ये नॉन वायलेंट जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो अहिंसा है, इसकी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो उसके बाद उन्हें ये एहसास होता है और वो चिंता अपनी शो करते हैं। तो इस बात का जिक्र बुक 9 में उन्होंने किया है, रेजिडेंस इन फ्रांस में। बुक 10 रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड, इस बुक को कंटिन्यू करते हुए जब वो वापस पेरिस आते हैं तो वहां पर विटनेस बनते हैं बिगिनर्स ऑफ द रेन ऑफ टेरर के, मीन्स जो साम्राज्य था, डर का जो साम्राज्य था, वो वहां के विटनेस बनते हैं और रिवॉल्यूशनरी को ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इंस्टेड, इसके बजाय वो इंग्लैंड को छोड़ देते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज डिसमेड व्हेन इंग्लैंड साइडेड अगेंस्ट फ्रांस इन द रिवॉल्यूशनरी वॉर। वर्ड्सवर्थ बहुत ज्यादा डिस्पेयर हो जाते हैं, मीन्स निराश हो जाते हैं। इंग्लैंड जो है साइडेड अगेंस्ट फ्रांस इन द रिवॉल्यूशनरी वार, उस रिवॉल्यूशनरी वार में जो इंग्लैंड होता है वो फ्रांस के अगेंस्ट होता है, और खुश होते हैं जब इंग्लिश आर्मी को हरा दिया जाता है। वर्ड्सवर्थ के जो पॉलिटिकल व्यूज हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक शेप देने का काम करते हैं बुक 10 में। ठीक है, जो बुक 10 उन्होंने कंटिन्यू की थी रेजिडेंस इन फ्रांस के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग, जो थीम है वो 11th बुक में एलोब्रेट की गई है बुक 10 की। ओके, तो बुक 11 फ्रांस कंक्लूडेड, यानी कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, जो वहां पर सब कुछ चल रहा था और ये वो। तो फेमस इमेज यहाँ पर वो देते हैं स्पॉट्स ऑफ टाइम, यानी कि उन सबसे बाहर निकलकर वो इस बुक 11th में स्पॉट्स ऑफ टाइम एक फ्रेज देते हैं। ये बहुत ज्यादा फेमस फ्रेज है और एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इमेज में कन्वे करते हैं वो कि किस तरह से जो बाह्य डिस्टरबेंस हुआ, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हुआ है माइंड का,
उसे सिर्फ जो नेचर है ना, जस्ट एज पोइट्री लिव्स ऑन लॉन्ग आफ्टर इवेंट्स रिकॉर्डेड, कि लंबे समय से जो इवेंट्स रिकॉर्डेड हैं और जिन्होंने जगह बनाई हुई है, पॉइंट अपने आप को सेंसिटिव नेचर के थ्रू वहां रखते हैं और अपनी क्रिएटिव सोल के थ्रू जो उनके जीवन में, उनकी लाइफ में घटनाक्रम हुआ है, उसको यहाँ पर रखते हैं। बुक 11th में सबसे पहले वो याद करते हैं उस साइट को, एग्जीक्यूशन व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड ऑन हॉर्स बैक, कि जब वो छोटे बच्चे थे और हॉर्स की बैक पर बैठे थे, एंड बीइंग डीपली अफ्रेड, और बहुत ज्यादा डर गए थे क्वीन को देखकर, वॉसन बाय द फिगर ऑफ अ वीमेन बीइंग टॉस्ड अबाउट बाय द विंड एज शी अटेम्प्ट्स टू कैरी अ वाटर जग। ठीक है, तो ये बुक 11th में उन्होंने मीन्स इस बात का जिक्र किया गया है कि एक छोटा बच्चा, जब वो एक छोटे बच्चे थे और वो उसकी घोड़े की बैक पर बैठे थे और वो बहुत ज्यादा डर गए थे जब उन्होंने एक सीन देखा था, और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं उस सीन को देखकर कि जब वो एक विमेन को विंड के द्वारा इधर उधर उछाला जा रहा था, ठीक है, टू कैरी अ वाटर जग, है ना, अटेम्प्ट्स टू कैरी अ वाटर जग, मीन्स वो इस दृश्य को देखकर, जो ये नेचर का दृश्य है, इसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं इस थिंकिंग को सोचकर। ओके, फिर वो रिलेट करते हैं अपने एक्सपीरियंस को क्रिसमस टाइम पर, जो पर्टिकुलर डिप्रेसिंग व्यू अ टॉप ऑफ मिस्ट्री माउंटेन, जहां पर वो सीखते हैं कि उनके जो फादर हैं वो डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वो एक अनाथ का जीवन बिताते हैं, वो अनाथ हो जाते हैं। वर्ड्सवर्थ का विश्वास है ह्यूमन कनेक्टेडनेस से, जो उनको एनेबल बनाती है, जो कि वो अपने इन मेमोरीज से कनेक्ट कर पाए और उस प्लेस पर दोबारा जा पाए और अपनी जो लाइफ है उसे ट्रांसफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो इस बात का उन्होंने बुक 11th में जिक्र किया है। बुक 12th की बात करते हैं, इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड, कि उन्होंने अपने आप को कैसे रिस्टोर किया, कैसे इम्पेयर किया। 12th बुक में हम सीखते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ है वो वापस नेचर में लौटते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वर्ड्सवर्थ किस तरह से अपने माइंड को हील करते हैं, यानी कि नई ऊर्जा वो देते हैं। बुक 13 में सेम इसका टाइटल है, इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड। 13 बुक की जो आउटलाइन है वो वर्ड्सवर्थ की पोएटिक फिलोसफी से हमें रिलेट कराती है कि पोएट्री कम्स फ्रॉम इमोशन दैट इज रिकॉल्ड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, जिसकी पोएट्री हमारे इमोशन से आती है, जिसे हम ट्रैंक्विलिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि पीस ऑफ माइंड के नाम से भी जानते हैं। वो वापस फिर से नेचर से जुड़ते हैं और जो उनके इमोशन है, गाइड हिज थिंकिंग एंड राइटिंग, उनको उनके इमोशंस लिखने के, सोचने के, वो एलोबरेट्स करते हैं अपनी बुक में कि वो पोइट्री के किस सब्जेक्ट को चूज करेंगे, और वो चुनते हैं द वेरी हार्ट ऑफ मैन, जो मैन का हर्ट है, एज अ थीम फॉर हिज पोएम्स। तो अपनी पोएम्स के लिए वो हार्ट ऑफ मैन से रिलेटेड थीम्स रखते हैं। बुक 14 जो कि कंक्लूजन कंक्लूडेड बुक है ना, लास्ट बुक उनकी, यहाँ पर पोएट को एक रिलीजियस एक्सपीरियंस होता है, वो रिलीजियस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और प्लेटोनिक थ्योरी देते हैं, वो ड्रॉ करते हैं प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ लव टू रिनफोर्स। ये प्लेटोनिक थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी ये थी कि जो लव है वो पुनर्बलन प्रदान करता है, रिनफोर्स, लव टू रिनफोर्स इज एस्थेटिक, मीन्स जो हमारी रोजमर्रा की डेली रूटीन की जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं उनसे हटकर एस्थेटिक जो फीलिंग्स हैं, प्लेटोनिक थ्योरी उस पर बेस्ड है। तो वर्ड्सवर्थ उसी उन्हीं फीलिंग्स को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। प्लेटो आइडेंटिफाई लव रफली विद एस्पिरेशन, यानी कि प्लेटो ने उस लव को यहाँ पर जो एस्थेटिक लव है उसको दिखाया था। तो वर्ड्सवर्थ उसी थ्योरी को यहाँ पर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो अपनी सिस्टर डोरॉथी को एड्रेस करते हैं एज अ किंडर्ड स्पिरिट, यानी कि एक दयालु स्पिरिट के रूप में, जो कि यूथ की हेल्प करती, हेल्प टू हिम इन यूथ एंड मेच्योरिटी विदाउट हर इन्फ्लुएंस। वो कहते हैं कि बिना उसके प्रभाव के, और सजेस्ट करते हैं कि वो चीजों को ना सीख पाते बट नॉट लव देम, और ना ही उन्हें लव कर पाते। वो
प्रशंसा करते हैं कि डोरोथी ने उन्हें लीड किया आउट ऑफ द रेशनलिस्ट स्नेयर एंड बैक टू फीलिंग। मीन्स डोरोथी ने उनको एक रास्ता दिखाया और वापस उनकी फीलिंग से उन्हें मिलाया। तो बुक 14 में उन्होंने डोरोथी को एड्रेस करते हुए ये बात लिखी है। फिर मैरी हचिंसन की प्रशंसा करते हुए जो इस राइटिंग के दौरान उनकी वाइफ बनी थी द प्रिल्यूड, और फॉर शेयरिंग ऑल हिज मैच्योर एक्सपीरियंस। और यहाँ पर उनके सारे के सारे एक्सपीरियंस उन्होंने मैरी हचिंसन ने यहाँ शेयर किए थे, जितने भी छोटे बड़े एक्सपीरियंस थे। फाइनली प्रेज करते हैं कॉलरिज की, ठीक है, एसटी कॉलरिज, जिनके नाम पर पोयम टू कॉलरिज करके इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। हु हेल्प, जो हेल्प करते हैं मिटिगेट हिज फियर्स, उनके सभी डर को दूर भगाने में, कम करने में, एंड एनकरेज हिम टू राइट, और उन्हें एनकरेज करते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन थी ये इनकी बुक 14 तक की एक्सप्लेनेशन थी, जिसका ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट में वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करते हैं इन द एंड कि माउंट स्नोडेन इन वेल्स पर चढ़ते हुए जो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था वो सनराइज देखता है, और उनकी हाइट में वर्ड्सवर्थ विटनेस बनते हैं ब्यूटीफुल सीन का, जहां पर मून बीम्स चमकती हुई दिखती है ऑन द मिस्ट बिलो हिम, और उनके नीचे धुंध दिखती है। और ये जो मूवमेंट है इसके बाद वो रिफ्लेक्ट करते हैं नेचर को, उनकी नेचर के प्रति मैजेस्टिक इंटेलेक्ट, यानी कि जो जादुई बौद्धिक अक्षमता है, उस सेंस को फील करते हुए वो नेचर के यहाँ पर प्रेज करते हैं। वो ही कंक्लूड्स द प्रिल्यूड विद द होप, यहाँ पर कंक्लूजन देते हैं कि जो प्रिल्यूड है ना, यानी कि शॉर्ट पीस ऑफ सॉन्ग है, that the poems he and Coleridge have written will endure in instructing and guiding humanity, कि जो ये पोयम है उनकी और कॉलरिज की, ये गाइड करती हैं ह्यूमैनिटी को, इंस्ट्रक्ट करती हैं यानी कि निर्देश देती हैं इनटू लव फॉर नेचर एंड मैन, की जो हमारा लव है नेचर के प्रति और मैन के प्रति होना चाहिए, यानी कि हमें नेचर में और मैन में प्रॉपर लव दिखाना चाहिए, श्रद्धा दिखानी चाहिए। तो ये प्रेल्यूड थी जिसको मिल्टनिक ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, लॉन्गेस्ट और उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोर्ट्रेट है, ठीक है, एक आर्टिस्ट का एज अ यंग मैन, जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया था। उन्होंने इसको मोस्ट ऑफ कंप्लीट कर लिया था 1805 में, लेकिन ये इनकम्प्लीट थी उनकी डेथ तक भी। फिर इनकी वाइफ ने इनको पब्लिश कराया था इन 1850 वर्जन हैज 14 बुक्स में। तो उन 14 बुक्स की ये थ्योरी थी। आई होप कि ये आपको क्लियर हुई होगी। ओके, जो भी आपके नोट्स हैं आप उनको रेडी रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और बार बार वीडियो देखने में बहुत ज्यादा टाइम आपका स्पेंड होता है, इसलिए अपने नोट्स पढ़कर आप अपनी तैयारी कर लेंगे। ओके।